सभी को नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप सब? क्या है हाल चाल आप सभी के? दिल से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि मेड इजी। विधि मेड इजी पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है और साथ ही साथ आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं नवरात्रि की। माँ दुर्गा आप सभी पर कृपा करें, आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, आप सभी यूं ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें और खूब मन लगा करके लॉ भी पढ़ें, है ना। तो बड़ा ही दिन हो गया, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर ने जो है दोबारा लेक्चर नहीं बनाया। थोड़ा पर्सनल काम से मैं व्यस्त हो गया था, जिसके कारण जो है ना मैं लेक्चर नहीं ला पाया। आज थोड़ा सा फुर्सत मिला है तो सोचा कि जो आगामी लेक्चर है अपना, कौन सा था भाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हम लोग चला रहे थे। तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, अब थोड़ा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की तरफ देखना था। तो सोचा कि आज जरा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को जो है जहाँ तक हो सके 15 मिनट 20 मिनट में वहाँ तक मैं आज बता दूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंप्लीट करूँगा। हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उसका भी अभी लेक्चर पेंडिंग है ना। जैसे हमारे देश में जो है केसेस पेंडिंग रहते हैं, वैसे ही मेरा भी जो लेक्चर है वो अभी पेंडिंग है। पता नहीं कब कंप्लीट होगा, लेकिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा डिले करूँगा, अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर आऊँ, है ना। तो जैसा कि हम लोग जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ रहे थे, हम लोगों ने जाना पहले वाले लेक्चर में कि क्या चेंजेस आए हैं, कितने चैप्टर्स को ऐड किया गया, है ना, कितने शेड्यूल्स को लाया गया, पहले शेड्यूल में क्या है, दूसरे शेड्यूल में क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन क्या है, हमारा धारा 531 क्या कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि अपना नया वाला CRPC है, क्या कहता है ये भी मैंने बताया। फिर मैंने अपने पुराने वाली जो CRPC उससे कंपेयर भी कराया, कंपैरेटिव स्टडी भी मैंने करा दिया। आज जो है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बेस्ड है सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 पे। चूँकि इस क्लास को जल्द से ख़त्म करूँ, ज़्यादा डिले नहीं करूँ, इसलिए मैंने कुछ कुछ बातों को बोर्ड पे लिख दिया। अगर आप सभी के पास बेयर एक्ट होगा, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, तो बेयर एक्ट ओपन करके बैठो, पेन कॉपी ले करके बैठो, ठीक है, और मिलाते चलो, लिखते चलो। कुछ छूट जाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं। माँ का नाम लेकर के, माँ दुर्गा का नाम लेकर के, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, है ना। तो चलो भाई, अब हम लोगों ने माँ का नाम भी ले लिया है और सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 जो हमारा है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी तुम्हें मिलेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी मिलेगा, भारतीय न्याय संहिता में भी मिलेगा, तुम्हारा फिर CP से भी मिलेगा। तमाम बेयर एक्टों में जो है ये चीज़ धारा नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। अच्छा, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 भी होगा, है ना, जो कि बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में। हमारा चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल। इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? तो भाई यही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। एक्सटेंड कहाँ कहाँ लागू? तो जैसा कि पता है कि ये पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अपना पुराना वाला CRPC भी 31 अक्टूबर 2019 जब जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद से वह भी लागू हो गया था। तो ठीक उसी की तरह हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी जो है वह लागू है पूरे भारत पर। कहाँ लागू नहीं है? तो वो नागालैंड के स्टेट ऑफ नागालैंड के राज्य में जो है वो लागू नहीं है। और जो ट्राइबल एरियाज है, जैसे तुम्हारे असम का, शिलोंग का, यहाँ जो है एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? तो चैप्टर नंबर 9 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, चैप्टर नंबर 11 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड चैप्टर नंबर 12 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह तीनों चैप्टर जो है वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं है।
यहाँ पर तुम्हें ट्राइबल एरियाज का जिक्र देखने को मिलेगा। क्या है इसका मतलब? होता है वह टेरिटरीज जो 21 जनवरी 1972 से पहले क्या हुए, बने हैं। वह जगह, वह टेरिटरीज जो कि 21 जनवरी 1972 से पहले क्या है, बनाए गए हैं, उनको इंक्लूड किया गया है असम के ट्राइबल एरियाज में। और ये ट्राइबल एरियाज तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? ये तुम्हें देखने को मिलेगा भारतीय संविधान के शेड्यूल 6 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 के पैरा 20 में जो है इसका जिक्र देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चैप्टर नंबर 9 है, 11 और 10 है, पहले कौन से चैप्टर हुआ करता था अपना ओल्ड वाला सीआरपीसी में? तो ये अपना ओल्ड वाला सीआरपीसी का बात करें, देखो इसलिए मैंने रेड पेन से जिक्र कर रहा हूँ मैं। ओल्ड वाले सीआरपीसी में ये होता था चैप्टर नंबर 8, 10 और 11। ये चैप्टर नंबर 8, 10 और 11, और अपने नए वाले में 9, 11 और 12। ठीक है, और जरा इसके बारे में थोड़ा जाने कि मन में ये सवाल आता होगा कि क्या सर ये चैप्टर जो है एप्लीकेबल कभी नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन जारी करे कि इन राज्यों में, इन ट्राइबल एरियाज में यह चैप्टर भी लागू होगा, इस कोड, इस एक्ट का, इस अधिनियम का, तो लागू किया जा सकता है। बट ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उसे लागू करवाना होगा तो वह अपने ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन लाएगी और तब जाकर के ये एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज फिलहाल यह मान करके चलो, यही मानो कि फिलहाल ये स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर जो है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, और यही था तुम्हारा सेक्शन नंबर 1। अगर बात करें सेक्शन नंबर 2 का, ये तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा। एविडेंस एक्ट में भी धारा नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा नंबर 2 में है ना। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 में देखोगे तो धारा नंबर 3 में हुआ करता था। बट नए वाले एविडेंस में 2 में लाया गया। ठीक उसी तरह नए वाले सीआरपीसी में भी धारा नंबर 2 में जो है डेफिनेशंस को लाया गया है, और बहुत सारे डेफिनेशन है। फिलहाल मैंने 2x तक ही आज की क्लास में रखा है कि आज 2x तक ही बताऊंगा, अदरवाइज ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट में ही बांटते हुए जो है क्लासेस को एंड करेंगे अप टू 531 सेक्शंस तक। ठीक है, तो धारा नंबर 2 जो है, जो कि बताता है डेफिनेशन के बारे में, अगर उसके सब क्लॉज में, सब सेक्शंस में आ जाए 2 के ए में, जो कि बताएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या होता है। अब एविडेंस पढ़ रहे हो और इसका मतलब तो सभी को पता ही होगा कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है कि नहीं। अगर हम लोग अपनी बेयर एक्ट का लैंग्वेज पढ़े तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं कहा, यही कहा कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करना, किसी भी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए उस डिवाइस का यूज़ करना, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए डिवाइस का यूज़ करना, किसी भी चीज़ को सीजर करने के लिए, उसको सीज करने के लिए उसकी डिवाइस का यूज़ करना, कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पसेस एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड। स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स के मुताबिक जो है जो कुछ भी इंक्लूड करती है, आइदर वो तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो, रिकॉर्डिंग प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन के लिए हो, सर्च एंड सीजर एविडेंस के लिए हो, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने नोटिफिकेशन में जो है लाती है, रूल्स बनाती है कि ये चीज़ धारा नंबर 2 के ए में आएगा तो वह क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं कहा। धारा नंबर 2 जो कि बात करता है बेल के बारे में। बेल से हर कोई अवगत होंगे। बेल का हिंदी क्या होता है, जमानत। अब जमानत का मतलब छुड़ा लेना या छूट जाना, है ना। लॉ स्टूडेंट हो, बेल का मतलब इजीली पता है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, इसका मतलब होता है छूट जाना। अब कैसे, अगर हम लोग क्रिमिनल लॉस पर हैं तो किसी ने अपराध किया, ठीक है, वह जुडिशियल कस्टडी में गया, जुडिशियल कस्टडी से उसको बाहर लाया गया है, वह बाहर आया है, कैसे,
तो सर्टेन बॉन्ड भर के बेल बॉन्ड फर्निश हुआ होगा, है ना। वो भर के अगर उसको छोड़ा गया है वो बेल है, वह जमानत पर छूटा और कुछ नहीं। बहुत बड़ी चीज नहीं है कि ये मतलब इसका मतलब एकदम बुकिश लैंग्वेज यूज होना चाहिए, है ना। अगर बुकिश लैंग्वेज देखो बेल एक्ट का, तो ये भी कहता है कि बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law। भी मैंने बोला जुडिशियल कस्टडी से, है ना। अपॉन सर्टेन कंडीशन लगा करके, जैसे मैंने बात किया बेल बॉन्ड के बारे में, यहाँ देखो लास्ट में तुम्हें दिखा होगा सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड, आइदर बॉन्ड भर के या फिर बेल बॉन्ड भर के अगर उसको छोड़ा जा रहा है तो वह बेल है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ भी नोट डाउन कर लेना, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कर लेना कि स्टेट ऑफ बालचंद वर्ष सॉरी नोट डाउन कर लो, बालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है ये। बालचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में किसने कहा था, तो जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था, कृष्णन अय्यर ने कहा था क्या, बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, बेल हमारा क्या है, अधिकार है, और जेल क्या है, वो अपवाद है। ठीक है ना, एक्सेप्शन है, तो याद रख लेना। ठीक है, बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। हर किसी को बेल मिलने का अधिकार है भाई, हर कोई राइट, हर किसी के पास राइट है कि अगर किसी ऑफेंस के लिए अगर उसको कस्टडी में भेज दिया गया है तो उसको बेल मिलना अधिकार है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ द केसेस पे, अगर हीनियस होगा तो नहीं मिलेगा, बट हाई कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये पावर है भाई, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बेल दे, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द केसेस एंड द ग्राउंड्स ऑफ द केसेस। बद से बदतर अगर तुमने अपराध किया है तब तो भूल जाओ कि बेल मिलेगा, बट अगर जेन्युइन नॉर्मल है, ठीक है, और ग्राउंड्स वैसा नहीं है तो बेल तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, धारा नंबर 2C में अगर हम लोग आए तो बात करता है बेलेबल ऑफेंस के बारे में। किसके बारे में बात करता है, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध। क्या होता है, संज्ञेय अपराध, मतलब बड़े किस्म का अपराध, है ना, जिसमें सजा का प्रावधान जो है ज्यादा होता है ना। अरे सॉरी भाई, उल्टा मैंने बता दिया यार, मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस बता दिया, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। बेलेबल ऑफेंस का मतलब जमानती अपराध ना, सॉरी बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है जमानती अपराध, मतलब जिसमें बेल मिल जाता हो, वैसा अपराध जिसमें बेल मिल जाता हो। है अपना बहुत सा ऐसा सेक्शन जो बेलेबल है। फर्स्ट शेड्यूल अगर देखो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो वहाँ तुमको पता चलेगा कौन बेलेबल है, कौन नॉन बेलेबल है, कौन ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, कौन ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है ना। तो ये तुम्हें देखने को वहाँ मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल में। तो बेलेबल ऑफेंस जो कि धारा नंबर 2C में आता है, जिसका मतलब होता है जमानती अपराध, मतलब ऐसे किस्म का अपराध जिसमें जमानत मिल जाता है, वह क्या है, बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, बात करें बेल बॉन्ड का, मतलब जमानती बंद पत्र। जमानती बंद पत्र, अब तुम्हें बेल दे दिया गया है, बेल ग्रांट कर दिया गया है, बट देयर आर सम सर्टेन कंडीशन जो कोर्ट लगाएगी कि तुम जो है ये बॉन्ड भरो कि तुम एविडेंस टेम्पर नहीं करोगे, तुम पिटिशनर के फैमिली को डराओगे धमकाओगे नहीं, तुम शहर छोड़ के जाओगे नहीं, तुम्हें जब भी कोर्ट बुलाएगी, जब भी अपीयर होना होगा तुम्हें वहाँ तुम्हें उपस्थित होना होगा, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना होगा, ठीक है, तुम्हें ट्रायल में सहयोग करना होगा। तो देयर आर सम सर्टेन कंडीशन विच कोर्ट मैंडेट फॉर द accused, to the accused, that he or she bound to follow it, है ना। तो ये तुम्हारा बेल बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड भराता है, वही बॉन्ड आइदर पर्सनल बॉन्ड भरो या फिर तुम्हारा बेल बॉन्ड भरो।
ठीक है, पर्सनल बॉन्ड पे के भी आधार पे जो है तुम्हें छोड़ा जा सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेट। हर स्टेट का अपना अपना भाई रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। अगर झारखंड का मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ, झारखंड का बात बताऊँ, तो वहाँ जब बेल बॉन्ड फर्निश होगा ना, तो जो बेलर का आवश्यकता पड़ता है वो तो तुमको जजमेंट में ही पता चल जाएगा कि 2 बेलर लगाने हैं कि 4 लगाने हैं कि 3 लगाने हैं। ठीक है, अगर मान लो 2 बेलर का ज़रूरत है, मैं झारखंड का बात बता रहा हूँ, अपने पटना में ऐसा नहीं है, लेकिन झारखंड में ऐसा है कि अगर 2 बेलर का जिक्र किया गया है और कुछ श्योरिटी भी लगाया गया है, जैसे 10,000, 5,000, 20,000 जो भी का, ठीक है, तो बेलर वहाँ का लोकल ही होना चाहिए। ठीक है, अभी तो फिलहाल अपने पटना में ऐसा नहीं है ना, कि अगर किसी बाहर वाले ने यहाँ आकर के अपराध किया है तो वहाँ उसे लोकल बेलर चाहिए। भाई कोई झारखंड का रहने वाला था, उसका उससे ऑफेंस यहाँ हुआ, तो वहाँ यहाँ किसी को जानता नहीं, तो किसको लोकल बेलर बनाएगा, है ना? तो वो अपनी फैमिली मेम्बर के किसी भी लोगों को बना सकता है। बट अगर झारखंड का बात करें हम, तो वहाँ लोकल बेलर चाहिए। तो ऐसा हर स्टेट का अपना अपना भाई रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, धारा नंबर 2F क्या होता है? चार्ज। अच्छा, 2E में अगर पढ़ो बॉन्ड के बारे में, देखो 2E में क्या लिखा है? बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। बिना श्योरिटी दिए पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ा जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, और बेल बॉन्ड में विथ और विदाउट श्योरिटी, देखो यहाँ लिखा होगा बेल बॉन्ड में तुम्हें विथ और विदाउट श्योरिटी। चलो, बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। श्योरिटी देके, अब श्योरिटी यहाँ पे क्या है भाई? 10,000। अब संपत्ति कुछ तुम्हें जमा करना पड़ेगा, इधर नेचर ऑफ द ऑफेंस पे डिपेंड करता है मेरे भाई। कैसे मैं बताऊँ, ये बताने वाली चीज़ नहीं है, जब कोर्ट में प्रैक्टिकली उतरोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। ये हर केसेस पे डिपेंड करता है, केस जिस तरह का केस होगा वैसा कोर्ट जो है श्योरिटी लगाएगी। 5,000 का दो श्योरिटी, 10,000 का 2 श्योरिटी, 20,000 का 2 या 20,000 का 4, इस तरह से कोर्ट लगाती है। तो श्योरिटी दे करके कुछ संपत्ति तुम्हें वहाँ देना पड़ेगा। ठीक है ना, कल वो भाग जाओगे तो संपत्ति जब्त करेगा ना कि नहीं करेगा, तो ये सब है तुम्हें। ठीक है, धारा नंबर 2F क्या है? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? आरोप। पहले वाले लेक्चर जो हमारा इस चैनल पे है उसमें भी मैंने बताया। अब सर्टेन एलिगेशन लगा दिए गए हैं तुम पर, तो क्या होगा? कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया, है ना। अब बारी क्या आई है? चार्जेस फ्रेम होने की। तो आरोप पत्र क्या होगा? तैयार किया जाएगा। मतलब तुम्हारा आरोप पत्र तैयार हो जाने का मतलब अपराध सिद्ध नहीं हो गया कि तुमने यही अपराध किया है। मतलब फिलहाल कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करके चल रही है कि ये अपराध तुम्हारे द्वारा हुआ है। अब इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड डिफेंस एविडेंस, दोनों प्रस्तुत करेगा। जिसका पलड़ा भारी आफ्टर मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, वह इस केस को लीड करते हुए आगे बढ़ जाएगा, जीत हासिल करेगा। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ इसका मतलब होता है आरोप पत्र तैयार हो। ठीक है ना, जो चार्जेस तुम्हारे ऊपर लगाए गए ना, फ्रेम किया जाएगा। जैसे कि पढ़ लो एक बार, चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन 1। एक से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जो सुपीरियर होगा उसी पे क्या किया जाएगा? फ्रेम किया जाएगा। यही सब बात है और कुछ नहीं। हाँ, ये मैंने जो है चेंज कर दिया था, 2C मैंने कॉग्निजेबल बता दिया था, जबकि 2C क्या है? बेलेबल ऑफेंस। 2G के बारे में बात करें तो ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब संज्ञेय अपराध, बड़े किस्म का अपराध, जैसे रेप, मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेडेशन, ये सब क्या है? बड़ा किस्म का अपराध है। ठीक है, स्टोलन प्रॉपर्टी अब कौन से सेक्शन में है? भारतीय न्याय संहिता के धारा नंबर 317 में है। ये सब कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल। ठीक है, तो बड़ा किस्म का अपराध है, जिसमें बड़े किस्म का अपराध में बेल नहीं भी मिलता है। खैर, हाईकोर्ट के पास ये पावर है कि बेल दे सकती है, ग्रांट कर सकती है, बट लोअर कोर्ट तो कभी देगी नहीं। ठीक है, जल्दी नहीं देती है। मतलब 95% जो है ना, मान के चलो बेल नहीं मिलेगा। तो इसी से समझ में आ रहा हो कि बड़े किस्म का अपराध है, तो यही है कॉग्निजेबल ऑफेंस। चलो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce, arrest without warrant। एक बात और याद रख लेना, कॉग्निजेबल केस में क्या होगा? पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट।
पुलिस क्या करेगी, बिना वारंट के आपको अरेस्ट करने का अधिकार रखती है। इसमें कोई मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने का पुलिस को जरूरत नहीं है। अगर केस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस आएगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी, समझ गए। बट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के केस में कहा गया है कि भले ही केस कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, ठीक है ना, लेकिन सजा का प्रावधान 7 साल से या नीचे का हो या 7 साल तक का हो, तब क्या होता था, CRPC 41A का नोटिस सर्व किया जाता था कि नहीं किया जाता था? अरे बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। CRPC 41 का नोटिस जारी किया जाता था, है ना। बट अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन से धारा में, धारा नंबर 44, ठीक है, सेक्शन 44A होगा, ठीक है ना, देख लेना है। तो 44A के तहत जो है आपको नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का आपको कंप्लाइंस करना अनिवार्य है, ठीक है। थाने जा करके बताना होगा कि मुझसे ये अपराध नहीं हुआ है, जो भी बात है कंप्लाइंस तो करना होगा। तुमको पुलिस के सामने जाना ही होगा। नहीं कंप्लाइंस करोगे तो पुलिस जो है तुमको अरेस्ट करने का पावर रखती है, कर लेगी अरेस्ट, ठीक है ना। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में कहा गया था कि 7 साल या 7 साल तक से नीचे का अगर कोई ऑफेंस है, ठीक है ना, अगर सजा का प्रावधान अगर 7 साल तक या 7 साल से नीचे तक का है, तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करने के बजाय क्या करेगी, पहले 41A CRPC का नोटिस जारी करेगी, अब 44A ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है ना। और 2H का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, शिकायत। या तो ओरली होगा या रिटन फॉर्म में होगा ना। अब पुलिस के पास जाते हो FIR करवाने, तो इधर ओरली जाते हो, गए वहां बैठ करके बताए, शिकायत किए भाई कि हम विक्टिम है, हमारे साथ ये हुआ, या विक्टिम का परिवार गया शिकायत करने कि हमारे बच्चे के साथ या हमारे फैमिली मेंबर के साथ या में इस तरह से घटना घटा, ठीक है ना, फलाने आदमी ने जो है इस तरह से आकर के मुझे धमकी दी, मारा, गाली गलौज किया, जो भी किया, तो आइदर ओरली या फिर रिटन फॉर्म में, है ना, तो वह शिकायत कहलाएगा। जैसे कि अगर बेयर एक्ट का लैंग्वेज देख लो, ये सब बहुत नॉर्मल है, ये सब डे टू डे लाइफ में आप लोगों को सब कुछ पता है, बट एक फॉर्मेलिटी है जो कि मुझे लाइन बाय लाइन लेके चलना है, वरना आप ही लोग कहोगे कि सर छोड़ करके बताएं, ठीक है। अगर कंप्लेंट में देखो क्या लिखा है, मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन रिटन टू अ मैजिस्ट्रेट, है कि नहीं, क्या लिखा, ओरली या फिर रिटन फॉर्म में। अच्छा, तुम पुलिस के पास भी रिटन फॉर्म में लेके जाते हो कि नहीं जाते हो, रिटन फॉर्म में लेकर के पुलिस क्या करेगी, उसको नोट डाउन करेगी और फिर पढ़ के आपको सुनाएगी कि भाई जो जो बात आपने कहा था वो है कि नहीं लिखा हुआ। या फिर ओरली जाओगे तो उसको भी रिटन करेगी, आपको पढ़ के सुनाएगी। अब मान लो पुलिस ने तुम्हारा FIR दर्ज करने से मना कर दिया, देन यू हैव द पावर टू मूव टू मैजिस्ट्रेट अंडर विच सेक्शन, अर्लियर CRPC का कौन से सेक्शन के तहत, 156(3) के तहत। बट अब कौन सा सेक्शन हो गया, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं जानना चाहता हूँ कि अब जो है कौन सा वह सेक्शन हो गया, ठीक है ना, किसके तहत अब हम मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, कहेंगे कि भाई पुलिस जो है हमारा शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, ये हमारा कंप्लेंट है, कृपया करके आप इस पे संज्ञान लें। होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ। अर्लियर 200 में क्या होता था, एग्जामिनेशन ऑन ओथ होता था ना कंप्लेनेंट का, अब धारा 223 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ओरली या रिटन फॉर्म में होगा, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे, लेके भी जा सकते हो अगर पुलिस FIR करने से मना कर दे। बट एज पर याद रख लेना, फिर एक नया बात बता रहे हैं, क्या क्या नहीं बताए, बताओ क्या क्या बताए हैं, सब नोट डाउन कर लिए ना, चलो। जैसा कि हम कंप्लेंट के बारे में ही बताएं, किसके बारे में भाई, कंप्लेंट के ही बारे में बताएं। तो जब मैजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाओगे तो प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, शायद देख लेना एक बार, ठीक है, मेरे दिमाग में शायद नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म हो लेना कि सर सही बताइए गलत। प्रियंका श्रीवास्तव। फिर एक नया बात हम बता रहे हैं कि
कंप्लेंट का पिटीशन में जो है तुम्हें प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ने कहा कि अगर कोई कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाता है तो उसको एफिडेविट लगाना अनिवार्य होगा। एफिडेविट लगाना होगा कि आप पुलिस के पास गए थे, ठीक है ना, और पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया, तभी जाकर के तुम्हारा कंप्लेंट स्वीकार किया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है ना, स्वीकार ही नहीं करेगा मैजिस्ट्रेट। तो ये प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था। ये 2021 या फिर 22 का मामला है, एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से ये 21 का ही मामला है, ठीक है, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो कंप्लेंट का मतलब मैंने बता दिया कि या तो ओरली या रिटन फॉर्म में, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के पास। कंप्लेंट क्या इसमें बताना है बताओ, कुछ बड़ा चीज़ तो है नहीं, शिकायत, सिंपल, मेरे साथ कुछ घटना घटा, हम अगले को जाकर के बताएं, हम इधर पुलिस को बताएं या फिर मैजिस्ट्रेट को बताएं, वो शिकायत है। जिसने किया उसके खिलाफ हम जाकर के बता रहे हैं कि फलाने आदमी ने किया, शिकायत है ना। अब इसमें बुकिश लैंग्वेज को रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, जेन्युइनली सोचो, नॉर्मली सोचो, है कि नहीं। बच्चे बचपन से अभी तक जो है शिकायत करते आ रहे हो किसी न किसी से। अगर घर में छोटे भाई बहन होंगे, देखते होंगे कि भाई जो है बहन का शिकायत कर रहा है मम्मी पापा से, शिकायत है। तो उसी तरह अपराध की दुनिया में, क्रिमिनल लॉ में भी अगर किसी के साथ अपराध हुआ है, वो क्या करेगा, आइदर पुलिस के पास जाएगा या फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। क्या लेकर के जाएगा, कंप्लेंट लेके जाएगा, शिकायत लेकर के जाएगा, है ना, या फिर ओरली फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में, बस सिंपल। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। ज़्यादा मैंने नहीं बताया, बस सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 का 2H तक ही मैंने बताया, है ना, 2H तक ही मैंने बताया। अब अगला जो होगा I से लेकर के वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा और रेगुलर अब से होगा, ठीक है। अब डिले नहीं करूँगा मैं, और अगर पसंद आया होगा, ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। और क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, और कुछ नहीं, बस मन लगा करके पढ़ रहा हो, खूब मन लगा करके पढ़ो। फेस्टिवल का समय है, पता है कि भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बट थोड़ा बहुत पढ़ो, और माँ दुर्गा आप सभी पे कृपा करें, बस यही कहूँगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और मन लगा करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड क्या शेयर ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताएं कि सर समझ में नहीं आया, मैं तुरंत इस वीडियो को डिलीट करके एक फ्रेश वीडियो ला दूंगा और विस्तार में बताऊंगा, और एकदम बुकिश लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर बच्चों की तरह सीखना चाहते हो तो वो भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल और कुछ जानना चाहते हो वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।